नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आर्मी जीडी से रिलेटेड 2025 से 30 मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट बहुत शानदार प्रश्न करेंगे। एक एक प्रश्न में आपका डाउट क्लियर होगा और इन प्रश्नों से आपके सीधे परीक्षा में सवाल बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ये प्रश्न। पहले प्रश्न क्या है हमारे सामने। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, x फिर से x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1। तो देन हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 का मान फाइंड करना है। ठीक है ना, ये स्क्वायर है ना, तो इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा 1। यहाँ से एक्स से एक्स चला जाएगा, ये x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 1। हमको यहाँ 6 का फाइंड करना है ना, तो यहाँ दोनों साइड में प्लस 4 कर दे रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर क्या आ गया 9। यहाँ से 5 ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि निकाय में एक 18x प्लस 6y बराबर 7 और px प्लस y बराबर 2 तो इसका अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तब ना अद्वितीय हल होता है। ठीक, ये अद्वितीय हल होने का यही शर्तें हैं। और फिर अगर अनंत हल होने की शर्तें क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये अनंत हल होने की संभावना है, मतलब ये शर्त है। a1 बटा और a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये क्या आता है, असंगत समाधान। असंगत समाधान होने का ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। चलिए ठीक, देखते हैं। हमको ये चाहिए ना कि a1 बटा a2। देखिए यहाँ पे a1 क्या है, a1 यहाँ से 18 है और b1 क्या है, b1 यहाँ से हमारे लिए p है। ठीक, और a2 हमारे लिए यहाँ से क्या है 6 है और b2 हमारे लिए क्या है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से क्या होगा a1 बटा a2 यानी 18 बटे 6 डज नॉट इक्वल टू कब होगा p बाई 1 यानी 6 3 18 यानी p डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है ना, p डज नॉट इक्वल टू 3, तभी ना होगा, छोड़कर अद्वितीय हल होगा। यानी लास्ट नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन p बराबर डज नॉट, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक, समझ में आया ना आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट करते चलिए साथ साथ में। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है तो 36 सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पता है आपको कि विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। मान लीजिए अगर 3 है विषम संख्या तो दूसरी क्या होगी 5 होगी। इनमें अंतर कितने का होता है, हमेशा 2 का होता है। ठीक है ना, इसी हिसाब से देख लीजिए। माना पहली x है, देन तब दूसरी क्या होगी x प्लस 2 होगी, तीसरी x प्लस 4 होगी, चौथी x प्लस 6 होगी और पांचवी x प्लस 8, छठी x प्लस 10। तो इनका औसत क्या बोल रहा है 28 है। यानी इनको सबको जोड़े हम, यानी 6x प्लस यहाँ से 2 4 6 6 6 12 12 8 20 10 30 की वैल्यू कितनी है, औसत 28 है ना। 28 कितनी संख्याओं का है 6। पता है आपको औसत के हिसाब से ना, औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्या नंबर ऑफ संख्या बराबर औसत होता है। आपको पता है ना, उसी से निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ से योग, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ 6x प्लस 30, 28 में 6 से गुणा करिए, कितना होता है बताइए अपने आप से, 168 होता है ना। 8 48 और 6 दूनी 12 4 16 168 होता है ना। 6x चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 कितना होगा
38 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 3 18, 23, यानी 23 होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक त्रिभुज में कोण और अंशों में x 3x + 20 और 6x है, तो त्रिभुज निम्न में से क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तीनों को जोड़ के 180 होना चाहिए ना। x + 3x + 20 + 6x = 180। ठीक, तो यहाँ से क्या गया, 3 1 4 4 6 10, 10x + 20 = 180। यहाँ से 10x बराबर यहाँ से 160 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है 6 आ जाएगी। ठीक, ये सब देखते हैं कौन सी होगी। पहला कोण क्या होगा, यहाँ से 16 होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, 16 × 48, 48 20 68 होगा। और तीसरा क्या होगा, यहाँ से 16 6 96। इसमें जब एक कोण 90 से अधिक है, इसका मतलब ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है ये, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रति वर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों के में साधारण कोई धनराशि 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, मान लेते, देखिए सवालों को सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए राशि 100 रुपये है, यानी 3 गुनी हो जाएगी। पूछ रहा है ना 3 गुनी कितने % हो जाएगी। 3 गुनी यानी कितनी हो जानी चाहिए, 300 होनी चाहिए। 300 यानी पहले थी 100, अब हो जाएगी कितनी, 300। यानी टोटल ब्याज कितना हुआ, इसका ब्याज टोटल कितना हुआ, 200। तो मान लीजिए 12.5 वर्ष में कितने % पर 200 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 200 बटे 12.5 कर देंगे। ठीक ना, यहाँ से 200 आपको देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से 25 चौका 100 होता है, 25 8 200 होता है, 25 5 125 होता है, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16%, यानी 16% की साधारण ब्याज की दर से जो है राशि खुद की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 88 सेमी, यदि शंकु की ऊंचाई 48 सेमी है, तो शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो देखिए शंकु का परिमाप दिया है ना, कितना दिया है, 88। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है आपको पता है, यहाँ से 2 पाई r होता है परिमाप का, पता ही आपको। ठीक, और कुल पृष्ठीय ऊंचाई h दिया है, h कितना दिया है, 48। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पाई r, फिर पाई r l प्लस क्या होता है h, l प्लस r, सॉरी l प्लस r। यहाँ l क्या है, हाइट है, इसको हम h भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, l प्लस r, सॉरी l प्लस r होता है ना। ठीक, तो l की वैल्यू क्या होती है हमको पता है शंकु में ना, l स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस l क्या है, तिर्यक h ऊंचाई होती है, l लंबाई होती है। ठीक है ना, l क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक, यहाँ से l की वैल्यू निकाल लेंगे हम, l क्या निकलेगा यहाँ से बताइए आप खुद ही। देखिए यहाँ से l क्या हो जाएगा, l यहाँ से आपका हो जाएगा फिर अंडर रूट में r का स्क्वायर कितना होगा, 48 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर कितना होता है, h कितना है 14 है ना। h कैसे निकला, h r सॉरी यहाँ h है 48 और r देखिए 40 कैसे निकला, यहाँ से 2 परिमाप में अगर यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, देखिए यहाँ देखिए आप 2 पाई r बराबर 88 है, यहाँ से चला जाएगा 44। ठीक, और यहाँ से पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे r बराबर 44, 22 दूनी 44, r की वैल्यू यहाँ से 14 आ गई। ठीक है ना, तो l यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 48 के स्क्वायर का कितना होता है 2304 और 14 का कितना होता है 196, वो पता ही है। l बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2500, जो वैल्यू होती है कितने की 50 की, यानी l हो जाएगी हमारा क्या 50। फिर यहाँ से निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया TSA, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7, r का मान जो हमने निकाल रखा है 14, l जो हमारा कितना दे रखा है, l निकाला है ना 50 प्लस, और फिर क्या होता है r होता है ना, r कितना निकाला है 14। ठीक, यहाँ से निकाल लीजिए फिर अपने से,
यहाँ से 7 दूनी 14, 44 मल्टीपल 64, तो कितना होता है? देखिए आप पूरा गुणा मत करिए, आप इकाई का अंक मिलाइए। 4 चौका 16, यहाँ से 2816 होगा। आप अपने संतुष्टि के लिए गुणा कर लीजिएगा, पर 2816 ही होगा, ठीक है ना। तो आप इकाई का अंक मिलाइए, पूरा गुणा करने के चक्कर में मत पड़िए। आगे देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 9 सेमी है, इसे पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई क्या है? ठीक है, हमें तार की लंबाई याद करनी है। अच्छा, तार बनेगा तो क्या है? बेलन बन जाएगा ना। और ये तार बनेगा तो बेलन नहीं बन जाएगा ऐसे। फिर हमको लंबाई याद करनी है, ठीक है। दोनों का आयतन हम बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो गोले का आयतन क्या होता है? v बराबर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना गोले का आयतन। ठीक, तो यहाँ से कर देते हैं 4/3 पाई की वैल्यू पाई ही रखते हैं, ठीक है ना। हम वहाँ से देख लेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब, ठीक। फिर और क्या बोलते हैं? और ये बेलन का क्या होगा वैल्यू? ये v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं, ठीक। बेलन का क्या होगा आपको पता है ना? पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक। r का मान कितना है? 0.3 गुणे h यानी लंबाई, ठीक। यहाँ से देखिए क्या होता है बेलन का आयतन लिख ले रहे हैं। पाई r स्क्वायर h, ठीक, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, इसको दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। 4/3 पाई 9 का क्यूब पाई 0.3 का स्क्वायर, पाई से पाई चला गया, ठीक। ये फिर यहाँ से कर लेते हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 0.09 हो जाएगा, वो 0.09 गुणे 3, ठीक, गुणे 3 बटे यहाँ क्या, यहाँ से h अरे सॉरी, यहाँ से मैंने उल्टा कलर कर दे रहा हूँ, उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे। देखिए h की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से 4 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 बटे 0.09 गुणे 3, यहाँ से चला जाएगा 0.01 बार में 1, फिर यहाँ से 3 चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर तो आ जाएगा हमारा 10/800 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 108 मीटर। कितना होगा? 108 मीटर, 108 मीटर, ठीक। आगे देखते हैं। 5.25 और 4.55 मीटर आकार वाले कमरे के फर्श को आवृत करने के लिए उपयोग में की जाने वर्गा टाइल के सबसे बड़ा आकार क्या होगा? देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, वो मीटर में इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको जो है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। क्या होगा? 5.25 गुणे 100 यानी 525 सेंटीमीटर। और ये दूसरा क्या हो जाएगा? 4.55 गुणे 100 यानी 400। देखिए इन सवालों में क्या करते हैं, इन दोनों का HCF ले लेते हैं, ठीक है ना। वही हमारा जो है सबसे बड़ा आकार का होता है, पता है ना, सबसे बड़ी संख्या से वही होगा, ठीक। तो ले लेते हैं 525 और 455 का HCF ले लेते हैं, तो हमको पता है। अच्छा हम ले लेते हैं 525 का, यहाँ से देखिए 525 का क्या होगा? 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 गुणे 7 हो जाएगा ना, 15 5 125 125 15 5 75 75 7 525, पता है आपको, ठीक। यहाँ से 455 को ऐसे ही क्या हो जाएगा? देखिए 5 से चला जाएगा 91 बार में, फिर 7 से चला जाएगा 13 बार में, फिर 13 से, तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमको? 5 कॉमन मिल रहा है ना। HCF यहाँ से 5 होगा ना, यानी 5 क्या होगा? HCF हमारा क्या हो रहा है? 5 हो रहा है ना। और कुछ कॉमन मिल रहा है? देखिए आप ध्यान से, कुछ कॉमन मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है। देखिए 7 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है। ये 5 गुणे 7 यानी 35 सेंटीमीटर, ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक 10 अंक की संख्या 88 से विभाज्य है तो 5x - 7y में सबसे बड़े संभावित x के सबसे बड़े संभावित मान ज्ञात करें। x का सबसे बड़ा संभावित मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा देखिए 88 से है ना, यानी संख्या 11
और 8 से विभाज्य है। तो संख्या लिख लेते हैं आप, ठीक है। 2094x 843y2, ठीक। यहाँ देखने की पहले 8 से तो अंतिम 3 संख्या कटनी चाहिए, अंतिम 3 संख्याएं कटनी चाहिए, अंतिम 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए। और 11 से सम विषम स्थान होगा योग, सम का देखते हैं। 11 प्लस एक्स, ठीक। 15 प्लस एक्स प्लस वाई, बस 15 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। आ रहा है ना, 15 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है ना पहले स्थान पे हमारे पहले बार में, ठीक। अब देखते हैं दूसरी बार में क्या, दूसरी बार में क्या आता है। 4 12 3 15 2 17, यानी 17, यानी इनसे घटाने पर या तो जीरो हो या तो क्या हो, जीरो हो या तो 11 से मल्टीपल हो, 11 से मल्टीपल हो। क्या होगा, 17 है ना, यहाँ से यहाँ 28 होनी चाहिए, या तो ये 28 हो या तो ये 17 हो, यही दो संभावनाएं है, ठीक है ना। या तो ये 28 हो या तो ये 17 हो, ठीक। आइए देखते हैं फिर क्या हो सकता है ये। तो अगर यहाँ पे हम देखें 8 से घटाने के लिए, तो 3y2 को देखते हैं 8 से ले, 8 से 3 का 24, 3 का 24, 3 का 24, नहीं 24। ये देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पर 2 आएगा। देखिए 6 62 तो कटता नहीं है, ये अगर 2 हो, अगर ये 1 होगा 7 तो 7 आएगा, 8 9 72 हो जाएगा। यानी y बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है, y बराबर यहाँ पे 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, y बराबर यहाँ पे 1 हो सकता है, y बराबर 1 रखेंगे, ठीक। तो y बराबर 1 रखेंगे, ठीक। बस तो x के सबसे भाज्य तो मान x के सबसे बड़े संभावित मान के लिए क्या होगा, ठीक। एक तो यहाँ एक y बराबर 1 हो जाएगा, और क्या हो सकता है, y बराबर 1 होगा, फिर भी तभी तो x का सबसे बड़ा संभावित मान होगा, क्योंकि x बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से फिर या तो क्या बोलते हैं, y बराबर अगर 8 x बराबर 8 रखेंगे, अगर x बराबर 8 रखेंगे, 8 1 9 15 8 24, या तो और क्या हो सकता है, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, ये 72 है ना, और क्या 80 कटता है ना, 80, यहाँ पे 8 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 होगा तो 8 चौका 32 ही कट जाएगा। यहाँ अगर 33 होगा तो नहीं होगा, 34 होगा, ये अगर y 34 होगा तो 32 2 2 35 होगा, तो 8 चौका 32 और 3 8 चौका 32, हाँ 5 हो सकता है। अगर y बराबर एक 5 भी रख सकते हैं वैल्यू, अगर 5 रखेंगे y बराबर 5 तो 20 हो जाएगा, और 20 और कितना अधिक होना चाहिए, 11 ना, तो 20 8 28, हाँ यहाँ 23। अगर y बराबर 5 तो x बराबर 8, यही वही x का सबसे बड़ा मान होगा, ठीक। यही x का सबसे बड़ा मान होगा। अब इसके लिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक। तो 8 5 5x का मान कितना होगा, 40 हो जाएगा, और y का मान 35 हो जाएगा, यहाँ से 5 होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड उलझाने वाला ये सवाल था। चलिए, करेन 45 रुपये में एक साइकिल बेची, उसे 10% की हानि हुई, अगर 60% लाभ के लिए साइकिल तो कितनी कीमत में बेचना पड़ेगा। 10% 45 में बेचा है तो 10% की हानि हुई है, यानी उसके 90% वैल्यू पर ही साइकिल को बेचा है उसने, ठीक। तो यहाँ से ठीक, तो उसको 60% लाभ यानी 160% पे बेचना है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से 1% की वैल्यू 160% में क्या करना है, यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 500 रुपये हो जाएगी। 160% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 160 गुणे 500, सॉरी 90 एक गया ना, 50 होगा, ये 50 होगा, 50 होगा, 50। यहाँ से क्या हो जाएगी, 8,000 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, एक वर्ष में शर्ट की निश्चित ब्रांड की कीमत 20% में बढ़ाई जाती है, लेकिन नए वर्ष के दौरान 5% की छूट के प्रस्ताव दिया जाता है, तो प्रभावी वृद्धि क्या है। देखिए 100 होगा, पहले 20% बढ़ा होगा तो 120 हो जाएगा, ठीक। अगर 5% छूट दे दे इस पे हम,
5 दूनी 10, 2 6 12 यानी 6 छूट दे रहे हैं। कितना का बेच रहे हैं हम? 120 माइनस 6 यानी तो 14 का बेच रहे हैं। शुरू से कितना बड़ा है? +14 हुआ है यानी 14%। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। शुरू में मान लेते हैं 100% कीमत थी उसकी, 20 बढ़ गई तो 120% हो गई, उस पर 5% छूट दिया मैंने, 6% छूट दे रहा हूँ, 6 छूट दे रहा हूँ ना मैं। अगर 6 छूट दे रहा हूँ तो 120 में 6 यानी 114%, 114 रुपये हो गए। यानी पहले 100 था, अब 114 में बिक रहा है, यानी 14% की उसको टोटल जो है वो बढ़ा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। कोई भी सवाल ऐसे 100 मान के करिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। पी और क्यू का वेतन 6:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 25 और 25:20 हो जाता है। तो क्यू का वर्तमान वेतन क्या है? ठीक, मान लेते हैं पी का वेतन क्या है? 6x है और क्यू का क्या है? 4x है। ठीक, मान लेते हैं दोनों में कितने की वृद्धि की जा रही है? 6x में कितने की वृद्धि हो रही है? 6,000, और इसमें 4x में भी 6,000 की वृद्धि हो रही है। तो नया औसत क्या बन जा रहा है हमारा? 25/20 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 120x प्लस 12, 1,20,000। ठीक ना, यहाँ से 100x प्लस 25 छक्का 150, 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक, यहाँ से चला जाएगा, ये 20x होगा, ये फिर इधर आएगा तो यहाँ से क्या 30,000 रुपये होंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 आ जाएगी। x की वैल्यू 1500 आ जाएगी। क्या पूछ रहा है? क्यू का वर्तमान वेतन कितना है? 15, 4 गुणे 1500 प्लस 6,000, यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू का वेतन? 6,000 प्लस 6,000 क्या आ जाएगा? 12,000। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, अच्छे से मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देखते हैं। m का मान ज्ञात करें यदि 5 के पावर m भागे 5 के पावर -3 गुणे। देखिए क्या होता है, मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों। देखिए 5 के पावर m भागे 5 के पावर -3 गुणे 5 के पावर 10 बराबर 5 के पावर 15 है। तो हमको m का मान ज्ञात करना है। पता है भागा में माइनस हो जाता है, यहाँ 5m माइनस ये होगा, और गुणे के लिए प्लस हो जाता है, 5 की पावर 15 है। यहाँ सब उस पर तुलना कर दे रहे, m + 4 प्लस m + 3 बराबर 15, m बराबर 15 माइनस 13 यानी 2। सिंपल सा था क्वेश्चन, बस आपको हल्का सा लॉजिक अपना दिमाग का लगाना है, आप सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता हो 1 किमी प्रति घंटे, ये याद रखिएगा, किमी प्रति घंटा में पूछा हमको। घर लौटता है, यदि पूरी यात्रा के दौरान मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है तो x का मान क्या होगा? देखिए क्या होता है औसत गति का, इस सिचुएशन में औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। इसमें होता है 2a × b यानी जाने और आने का, और a + b होता है। ठीक, तो आने का तो x है ना, x हमको फाइंड करना है, यानी क्या हो जाएगा 2 10 मीटर प्रति सेकंड, x यहाँ मीटर में मैं ले रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड में, उसको मैं बाद में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, और a + b क्या होगा 10 + x जो कितनी है हमारी 12 है ना, 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यहाँ से कर लीजिए 20x बराबर 120 + 12x, यहाँ से चला जाएगा 8x बराबर 120, x बराबर 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर में हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 18/5 से गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ना, तो x बराबर 15 × 18/5 यानी 15 18 के 54 किमी प्रति आवर, ये हमारा हो जाएगा स्पीड। ठीक है ना, ये हमारा स्पीड हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, हमें ज्ञात करना है कि बी टोटल कितना टाइम लगेगा काम को पूरा करने के लिए। आइए देखते हैं। ए बी मिलकर कितने दिन में 20 दिन में पूरा करते हैं। ए + बी 20 दिन में करेंगे,
और एक अकेले कितने दिन में कर लेता है? 24 दिन में। एक कितने दिन में कर लेता है भाई? 24 दिन में। अच्छा मान लेते हैं हम टोटल कार्य कितना है? 20 24 इनका एलसीएम 120, 120 मान लेते हैं टोटल कार्य, यानी इनका एफिशिएंसी क्या होगा? ये 5 होगा, 5 होगा, सॉरी 6 होगा। एफिशिएंसी इनकी कितनी है? 6 है, ठीक 6 है ना एफिशिएंसी, ठीक। और इसी हिसाब से हम देख ले क्या बोलते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या है? इसकी एफिशिएंसी 5 है, यानी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है और ए की अकेले एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, यानी एक एफिशिएंसी से 120 कार्य करने में कितने दिन लगेगा? 120 दिन लगेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक। आइए x/4 बराबर 6/8, तो x का मान क्या होगा? सिंपल बात है, x/4 बराबर 6/8 है, यहाँ से कर देते हैं तो x बराबर क्या आपका 3 आ जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन करना है, आप आगे देखते हैं। अगर x मल्टीपल 1/4 बराबर 6, तो x का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा सवाल है ये तो भाई, x 24 हो जाएगा। बहुत बहुत आसान प्रश्न था ये तो, आप चुटकियों में कर देंगे। यदि 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 किसी थैले में हरी और लाल गेंद दोनों मिलाकर 160 गेंदे हो तथा कुल गेंदों में 40% गेंदे हरी हो तो कितनी गेंदें लाल है? यानी 60% गेंदे, अगर 40 हरी है तो 60% लाल है। वो 60% की वैल्यू याद करनी है, 160 का 60% हम निकाल लेंगे, 96 गेंदें हमारी जो है वो लाल है। आगे देखते हैं। 15 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 15 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 2 क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बताइए। तो परिमाप का मैं सूत्र लिख रहा था, माफी चाहता हूँ। ये होता है लंबाई L इंटू बी, L इंटू बी क्या होता है? L इंटू बी, यानी 15 इंटू 9 135 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखते हैं। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 और 36 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 और 26 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है? सिंपल HCF पूछ रहा है हमसे, 24 और 36 का HCF पूछ रहा है। यहाँ से निकाल लेते हैं, 24 12 24 2 24 चला गया, यानी 12 होगी वो संख्या, ठीक। HCF बड़ी से बड़ी पूछे HCF, छोटी से छोटी पूछे LCM, ठीक। x/4 बराबर 6/8, तो x का मान क्या होगा? यहीं से सॉल्व कर लेते हैं भाई। x/4 बराबर 6/8, यहाँ से वही प्रश्न आ गया, रिपीटेड 3। आगे देखते हो। यदि 20 संख्याओं का औसत 8 है और प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है तो अंतिम 10 संख्याओं का औसत क्या है? देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। 20, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से करने लग रहा हूँ। 20 गुणे 8 टोटल संख्याओं का योग उतना है वो, ठीक। और क्या पूछ रहा है? 10 संख्याओं का औसत 10 है, 10 गुणे 10 यानी 100। तो अंतिम 10 का क्या औसत है? देखिए 160 योग है इनका, इसमें से 10 का चला गया, 10 का बराबर हटा देते हैं हम, ठीक है ना। ये 10 के लिए है, 10 के लिए, ये 20 की है, तो कितना 60 बचे, यानी 60 संख्या 10 का कितना होगा अंतिम? 6। समझ में आ रहे हैं ना मेरे मेथड्स? मैं बहुत, देखिए मैं आपको अगर क्लास में पढ़ाना होता बहुत सिंपली बेसिक मेथड से बताता। ये एग्जाम में सवाल सॉल्व करने हैं, हमको बहुत जल्दी सॉल्व करने होंगे क्योंकि मैं दोबारा आकर देखना होगा, ठीक। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है भाई, ये तो आप ऐसे ही बता देंगे चुटकियों में। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 1 2। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी? ठीक, 99 किस से विभाज्य है? 9 11 से विभाज्य है, सिंपल। यदि 10 वर्षों की अवधि में 1300 रुपए के मूलधन राशि पर अर्जित ब्याज 650 है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? ठीक, 650 गुणे कितने भाई? 10 वर्षों में ना, कितना मिला है 10 वर्षों में? अच्छा, इसको 10 गुणे 1300, तो चला गया यहाँ से 13 5 65 चला गया, यानी 5% हर साल मिल रहा है उसको ब्याज। कितना मिल रहा है? 5% हर साल मिल रहा है। अच्छा, मैंने ये कैसे लिखा है आपको जानना है ना? देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है हमारा? मूलधन गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम बटा 100। हमको क्या ज्ञात करना है? RI ज्ञात करना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से RI का मान क्या हो जाएगा?
इंटरेस्ट गुणे 100/m गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, वही मैंने वहाँ अप्लाई किया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यदि 100 सेमी को 50 सेमी से विभाजित किया जाए तो अनुपात क्या होगा? 100/50 करना है, 2:1 के अनुपात में होगा। ठीक, आगे देखते हैं। 25% का दशमलव रूप क्या है? 25% का दशमलव रूप क्या है? 1 2 अंकों को दशमलव लगा देंगे, 0.25 0.25। व्यंजक 35 - 1 प्लस 15/3 गुणे 2 + 1 को सरल कीजिए। 35 - 1 + 15। आप मेरे जैसे प्रश्न लिखेंगे नहीं परीक्षा में, आप इतना याद रखिएगा। मेरे को आपको समझाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से 5 बार में चला जाएगा। ठीक है ना, 35 - 1 क्या है? 34 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 10 11, 34 + 11 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आपका ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। sin 45 का मान क्या होगा? sin 45 का मान क्या होगा? अच्छा, आपको पता है ना, देखिए साइन में मान बता दे रहा हूँ मैं, साइन के मान बता दे रहा हूँ मैं। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इसका तरीका बता रहा हूँ। 0/0, 1/2, ठीक, और 1/2, 2/2, 3/4 होता है, सॉरी 4, माफ़ी चाहूँगा। जीरो बटा 4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 अंडर रूट में। ठीक है ना, अंडर रूट में वैल्यू ले लेते हैं। ये यहाँ से क्या 0 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 1/, यहाँ से 2 चला जाएगा ना, तो 1/√2 आएगा। यहाँ से √3/2 आएगा और यहाँ से 1 आएगा। ठीक, तो क्या पूछ रहा है? 45 का पूछ रहा है, 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। पहली 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? पहली 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? पहली 4 विषम अभाज्य संख्या क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 सम अभाज्य संख्या है, यानी 3, 5, 7, 11 का औसत पूछा हमको, यानी 3 + 5 + 7 + 11, 5 8 7 15, 15 11 कितना होगा? 15 11 होगा आपका 26, 26/4 यानी 6.5 होगा। लास्ट में मैंने बहुत आसान प्रश्न रखे हैं, क्योंकि यह परीक्षा में आपके आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद।